नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अब क्योंकि चुनावी समय है, इसलिए मौसम है इधर से उधर जाने का, पाला बदलने का और अपनी अपनी नई भूमिकाओं में आने का। बीजेपी में कृष्णमूर्ति हुड्डा गए, अशोक तंवर गए, कांग्रेस के पूर्व विधायक ने आज पार्टी छोड़ी, वहीं रामपाल माजरा इंडियन नेशनल लोकदल में लौटे हैं। यानी एक सिलसिला हरियाणा में शुरू हो गया है। आने वाले समय में यह सिलसिला और आगे दिखाई देगा। ये परंपरा सी है, ये एक नियम सा है। ये मान लीजिए कि ये एक ऐसा रिचुअल है जो होना ही होना है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता इधर से उधर जाते हैं। हरियाणा में भी ये होता है और जैसे मैंने कई नाम बताए उस तरह का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाव में इसका असर क्या पड़ने वाला है उसको समझेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी हलचल लगातार रफ्तार पकड़ रही है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव की तारीखों से पहले हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने पाला बदलकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। ब्रजेंद्र सिंह ने इसके पीछे बीजेपी में अंदर असहजता को बताया। ब्रजेंद्र सिंह के बाद उनके पिता वीरेंद्र सिंह भी कमल छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए। ब्रजेंद्र सिंह से शुरू हुआ सिलसिला अब भी जारी है। अब रामपाल माजरा ने इनेलो में वापसी कर ली। वापसी करने के साथ ही इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अभय चौटाला ने पार्टी का पटका पहनकर उनका स्वागत किया। रामपाल माजरा के बाद राव बहादुर ने कांग्रेस का चुनाव से पहले हाथ छोड़ दिया और जेजेपी की चाबी को पकड़ लिया। मेरा कोई जाना नहीं, मेरा कोई आना नहीं, मेरा तो घर है। और मैं इस मौके पे मैंने सोचा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। ऐसे मौके में किसानों के लिए इस्तीफा दे देने वाले, हरियाणा विधानसभा को ठोकर मार देने वाले, ऐसे मौके में हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज को हरियाणा की विधानसभा में बुलंद करने वाले, ऐसे मौके में कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे तुरंत से अभय सिंह चौटाला का साथ देना चाहिए। चुनाव से पहले नेताओं का आया राम गया राम तो चल ही रहा है। चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बारे में मंथन हो रहा है। लेकिन नेताओं के पाला बदलने से कार्यकर्ता असमंजस में जरूर पड़ गए। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ मुकेश कापड़ीवास बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सुरेश रोड कांग्रेस से, ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से, विनय यादव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज मैं शुरुआत करता हूं ओंकार सिंह जी से। ओंकार सिंह जी, ये जो आज आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है, रीज्वाइनिंग हुई है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ चुनाव में या फिर ये तो एक परंपरा सी है, नेता आते जाते रहते हैं? वरुण जी, ये कुछ कम नहीं है। रामपाल माजरा जी का पार्टी में दोबारा से आने पर मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो उनको पद दिया गया, बहुत बड़ा पद दिया गया है, वो एक बहुत सीनियर नेता हूँ। और वो पहली बात तो गए कहीं भी नहीं थे, वो तो सक्रिय से थोड़ा सा घर पे बैठे थे, निष्क्रिय हो गए थे। आज हमारे साथ वापिस आए हैं, बहुत ही ज्यादा उनको अनुभव है राजनीति में, हमारे साथ आए हैं और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। मुख्य तौर पर 75 लोकसभा सीट से जो भाई अभय सिंह चौटाला की चुनाव लड़ गई, उसमें इनका बहुत बड़ा प्रभाव आएगा और ये सीट तो हम जीतेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आप देखना वरुण जी, बीजेपी जेजेपी से जनता बहुत परेशान है। इनसे छुटकारा चाह रही है किसी भी तरीके से, कोई छुटकारा दिलाने वाला ढूंढ रही है। लेकिन कांग्रेस भिन्न गुटों में बटी हुई है। एसआर के गुट अलग है, हुड्डा गुट अलग है। इन गुटों के कारण इस कांग्रेस पिछले 10 साल में अपना संगठन नहीं बना पाई है, हल्का अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष नहीं बना पाई है। इसका जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव जाता है। और जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसान आंदोलन के दौरान 4240 एमएलए टोटल इंडिया में एकमात्र विधायक ने इस्तीफा दिया था और पुनः उसी सीट से जीत कर वापिस आए, और अब भी वो कह रहे हैं किसानों के लिए फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर देंगे। और वरुण जी, आप भी देखते हो, जब भी विधानसभा में कोई बात होती है, जनता की कोई भी समस्या होती है, चाहे परिवार पहचान करो, प्रॉपर्टी आईडी हो, रोजगार हो, सक्षम हो, HKRN हो, कोई भी समस्या हो जनता की, पोर्टल लो, विधानसभा के चौधरी अभय सिंह चौटाला बहुत संजीदगी से, बहुत दृढ़ता से जनता की बात उठाते हैं। जहां तक की स्पीकर महोदय को उनको रोकने के लिए उनकी आवाज पर कहना पड़ता कि बैठ जाइए। चलिए ओंकार जी, छोड़िए उसे, वो स्पीकर का विशेषाधिकार है, वहां पर नहीं जाते हैं। ठीक है, उसे छोड़ देते हैं। मुकेश कापड़ीवास, आपके पास आते हुए मुझे ये बताएं कि कुछ लोग आपके यहाँ आए, कुछ लोग आपके यहाँ से छोड़ गए।
अभी कोई कांग्रेस छोड़ रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई इंडियन नेशनल लोकदल में जा रहा है। ये जो आवागमन है, इसके लिए आप कितने तैयार हैं और क्या कोई तैयारी पर असर पड़ रहा है आपकी? देखिए वरुण जी, मैं मानता हूं कि जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति पार्टी छोड़ता है, पार्टी ज्वाइन करता है, तो वो अपनी निजी सहूलियत के लिए करता है और माहौल को देख के करता है। आपने देखा होगा कि हमने अभी पिछले महीने में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, हमारे उस समय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी थे, अभी जो मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी है, उनके नेतृत्व में हमने सैकड़ों लोगों को ज्वाइनिंग कराई है वीकली बेसिस पे। आपने देखा होगा पंचकमल में कराया, फिर रोहतक कार्यालय में कराया। तो मैं ये मानता हूं कि जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चुनाव में होती है, ये तो हर चुनाव के करीब आती है। कुछ लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं, कुछ जो नेता हैं बड़े, वो अपने टिकट के अनुसार जुड़ते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम ये मानते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और इसको देखते हुए हर हफ्ते हमारे ज्वाइनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं। हफ्ते 10 दिन में हमारा ज्वाइनिंग प्रोग्राम होता है, या रोहतक हो, या पंचकमल हो, चाहे गुरुग्राम में हो। और बहुत छोड़ के भी तो जा रहे हैं ना ज्वाइनिंग प्रोग्राम के अलावा। देखिए, आप जो जा रहे हैं वो आप देखिए क्यों जा रहे हैं, आपको सब पता ही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिनको टिकट का अपना खतरा लग रहा है वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो जा सकते। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में हमारा जो चुनाव चिन्ह है कमल का निशान, वही कैंडिडेट है। कैंडिडेट है मोदी की गारंटी, कैंडिडेट है जो हमने पिछले 10 साल में देश में काम किया, कैंडिडेट है जो हरियाणा में 9.5 साल में काम किया। तो इस बेसिस पे चुनाव लड़ा जाएगा। कोई छोड़ के जाए, इससे कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला नहीं है। अगर चलिए, मुकेश कापड़ीवास के पास मैं लौटूंगा, सुरेश रोड साहब के पास चलते हैं। सुरेश रोड जी, भाई ये जो आवागमन है, क्योंकि हरियाणा में तो एक लंबा इतिहास रहा है कि कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता हैं वो आज बीजेपी में हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सांसद हैं। इस आवागमन का असर तो पड़ता होगा या नहीं? जी देखिए, आपकी बात भी सही है कि आवागमन राजनीतिक प्रक्रिया है और 2014 में तो जरूर बीजेपी में कांग्रेस की तरफ से लोग गए। लेकिन मैं आपकी बात को ये दुरुस्त करना चाहूंगा कि अभी पिछले 2 साल में, 2.5 साल में 37 एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर बीजेपी और दूसरे सहयोगी दलों से, बीजेपी के तो सहयोगी दल है, आईएनएलडी और जेजेपी से हमारी पार्टी में आए हैं 37। अगर उनमें से 1-2 आदमी चला भी जाता है तो हमारी तरफ से नहीं गया। 37 में से 36 पे अपना आंकड़ा निकाल देंगे। ये भी जो 37 आए थे, 38 आए थे, उनमें से 36 बच गया हमारे पास, 1-2 चला गया। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इस समय चुनाव की घोषणा होने के बाद जो आवागमन होता है, कोई पार्टी, किसी भी पार्टी से कोई भी नेता कहीं जाए, ये चुनावी भगदड़ है। ये टिकट को लेकर स्वार्थ के लिए की गई, आप इसको कार्रवाई कह सकते हैं। और ऐसे तो हम कहते हैं कि बीजेपी के साथ ही बोल रहे थे कि बीजेपी में लोग आए होंगे पहले, लेकिन अभी तो जो राजनीतिक हालात है, हरियाणा प्रदेश का, एक राजनीतिक प्रदेश का मुख्यमंत्री चले गए, उप मुख्यमंत्री पार्टी में थोड़ी चले गए भाई, वो होम मिनिस्टर चले गए। तो लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता 2014 में बीजेपी में गए, वो सरकार में इनकी एमएलए, एमपी भी बने, मिनिस्टर भी बने, सारी बात सही है आपकी। लेकिन इस समय जो हालात है, देश की राजनीतिक हालात है, बीजेपी से जनता का भी और जो कांग्रेस पार्टी से वहां पर नेता गए थे, सबका मोह भंग हो चुका है। और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतेंगे और आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। एक बात और कह रहे तो बीजेपी के साथी की बात पे इन्होंने कहा कि कमल का फूल ही इनकी तरफ से कैंडिडेट उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी जी का, और खट्टर साहब के 9.5 साल के काम की ये दुहाई दे रहे थे। अगर ये बात इनकी सत्य होती, कमल के फूल पे या फिर ये नरेंद्र मोदी के, खट्टर साहब के चेहरे पे चुनाव लड़ते, तो हरियाणा में इन्होंने मुख्यमंत्री का बदलाव नहीं करना पड़ता। 9.5 साल तक दोनों दलों के द्वारा 2-2 हाथों से जनता को लूटने के बाद जेजेपी गठबंधन को इन्होंने अलग नहीं करना पड़ता, सरकार से नहीं हटाना पड़ता, अनिल विज जैसे सीनियर नेता की इस तरीके से बेकदरी नहीं करनी पड़ती। इससे यह साफ होता है कि ये अपने 9.5 साल के कार्यों पे जनता को तो विश्वास कैसा होगा, विपक्ष को कैसे होगा, खुद नरेंद्र मोदी को विश्वास नहीं है, खुद मनोहर लाल खट्टर को विश्वास नहीं है। तभी तो उन्होंने ये रास्ता निकाला है, तभी तो चीफ मिनिस्टर
कपड़ छोटा है और जेजेपी जैसे मजबूत गठबंधन को उन्होंने तोड़ा है। हमारे लिए तो अभी आईएनएलडी के साथी भी कह रहे थे कि जो अभय सिंह चौटाला जी हैं विपक्ष में बहुत मजबूती से आवाज उठाते हैं। ओंकार जी की बात से मैं सहमत हूँ। विपक्ष के मैंने भी कई विधानसभा की कार्रवाई देखने का मौका मिला। पिछले दिनों हम अपने नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ विधानसभा के दर्शक दीर्घा में बैठे गए थे। हमने देखा कि हुड्डा साहब ने किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर की आवाज को वहां पर बंद किया। लेकिन अभय सिंह चौटाला भी बोलते जरूर हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है वो राज्यसभा की वोट उसी भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। ठीक, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं इस गुप्त समझौते का को बेनकाब करना चाहता हूँ। आप कहते हैं गुप्त समझौता है, आईएनएलडी कहती है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को अंदर खाते सपोर्ट करते हैं। और अभय चौटाला ने जब राज्यसभा की बात आई तो बीजेपी को वोट दिया। हमारी तरफ से सर छोड़ दीजिए, राज्यसभा में तो लोगों से गलत, राज्यसभा में तो बहुत सारे विधायकों ने गलत स्याही से इंक लगा दी, गलत इंक से निशान लगा दिया था। छोड़ दीजिए राज्यसभा, उसमें तो बहुत सारे खेल हैं। फिर वो आप भूल गए क्या चुनाव सर? नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं, आप हमारी चिंता मत कीजिएगा। जिसने स्याही लगाई उनका पार्टी जो है अनुशासन है पार्टी में, वो पार्टी देखेगी। लेकिन मैं ये बात जो कह रहा हूं कि आईएनएलडी के प्रवक्ता ने एक बात कही, आप कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी बात को छोड़िए। हम तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रदेश की जनता को विधानसभा में सरकार के खिलाफ बोलकर गुमराह करते हैं, जब राज्यसभा चुनाव आते हैं तो वो उसी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं। प्रदेशवासी इस चीज से सरोकार कर रखते हैं, इस गुप्त समझौते को प्रदेशवासी समझते हैं। ठीक है, और आज आईएनएलडी को मैंने जैसे मतदान ठीक है, ठीक है रोहन सर, ठीक है, कैंडिडेट को सीरियसली नहीं लेना। ठीक है, एक मिनट रुकिए जी। विनय यादव मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ओंकार जी भाई एक बार जो गुप्त समझौता है वो बता दीजिए। वरुण जी बिल्कुल बता रहा हूँ, गुप्त समझौता 31 मेंबर है विधायक इनके, 30 रह गए और राज्यसभा का सदस्य नहीं चुनाव जिता पाए। वो गुप्त मेंबर कौन से किसने होने के बावजूद राज्यसभा का लगता है। और दूसरी बात, विधानसभा के पटल पर कोई मुद्दा आता है तो बहस करने के बजाय 31 के 31 और 30 रह गए, 30 के 30 विधायक वॉकआउट कर जाते हैं। किस समस्या पर इन्होंने बोला ये बता दें। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार का चांद, आपका एक क्या कहा इन्होंने विधानसभा के पटल पे? वास्तव में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल रही है। मैं मानता हूँ हमारा मात्र एक विधायक है, लेकिन उस एक विधायक ने 31 विधायक की समस्या, उस एक विधायक ने राज्यसभा की हम ये को बताना चाहते हैं अगर 31 विधायक किसान आंदोलन में इस्तीफा दे देते, ये सरकार कब की चलता हो जाती। ये तो कांग्रेसियों की ही कमी है, ये भूपिंदर सिंह हुड्डा की कमी है कि वो ना क्यों वो ना देने देते हैं, क्यों पटल से तैयार करने देते हैं। किसान आंदोलन में किसानों का साथ जैसे हमारे जनता देख रही है कि इनके पास 31 विधायक होने के बाद विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। ठीक है, रुक जाइए, अब रुक जाइए। अगर विधानसभा में और सड़क में किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है तो इंडियन नेशनल लोकदल। चलिए ठीक है विनय यादव जी, ठीक है, विधायक है लेकिन उस विधायक ने जनता की किसी समस्या को उजागर करने से पीछे नहीं ठीक है, ठीक है। विनय यादव जी, कितना नुकसान होता है चुनावी समय में नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने से? जैसे आपके यहाँ से अशोक तंवर चले गए, चित्रा सरवारा गई, कुछ लोग आए भी होंगे, लेकिन ये जो इस वक्त ये चलन रहता है बिल्कुल चुनावी समय में, इसका नुकसान और फायदा कितना रहता है? कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान इसका होता है जब तक कि कोई नेता जिसका कोई जनाधार इस तरीके का हो, और जितने भी नाम आप गिनवाए हैं ये ज्यादातर राजनीतिक नेता हैं, मौसमी नेता हैं, दल बदलते रहते हैं। जनता भी समझती है कि ये पहले कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में चले गए, तो
इस तरह के नेताओं के आने जाने से जो आयाराम गयाराम तरह के नेता हैं, उनके आने से या जाने से मुझे लगता है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सरकार के काम से पड़ता है, और जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी अब कर रही है कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाए, स्कूल पर लड़ा जाए, अस्पतालों पर लड़ा जाए, तो इस तरह की राजनीति में मुझे लगता नहीं है कि नेता बहुत महत्वपूर्ण रह जाएंगे। और दूसरी बात आप देखिए कि नेताओं के आने जाने की कई बार वजह भी अलग अलग होती है। आजकल जैसे चल रहा है कि ईडी सीबीआई का अगर डंडा है तो हो सकता है कि नेता ना जाना चाहता हो, फिर भी उसे दल बदलना पड़ रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है, तो अगर आपको ईडी सीबीआई का डंडा दिखाया जा रहा है तो आपके पास और कोई विकल्प रह नहीं जाता। आप सोचते चले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो आप बच जाएंगे, और ऐसा आप देख लीजिए ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा हो रहा है। कई बार अपनी इसमें मेरा एक सवाल भी है, जैसे 2014, 12, 13, 14 से अब तक कांग्रेस के 13 मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ गए। जरूरी नहीं है कि सारे बीजेपी में आ गए, कांग्रेस छोड़ गए। अब ये तो नहीं हो सकता कि 13 के 13 मुख्यमंत्री ईडी सीबीआई से डर गए। कुछ तो होगा नेतृत्व को लेकर, भरोसे को लेकर। जी देखिए, मैं वही कह रहा था कि कुछ नेता मौसमी होते हैं, वो पाला बदल लेते हैं। हरियाणा में आपने देखिए 2014 में कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 10 साल तक उन्होंने कांग्रेस में मलाई खाई, सरकार में रहे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए। इस तरह के नेता भी होते हैं। ठीक है, वो तो हर पार्टी में जाते हैं नेता, वो तो खैर हर पार्टी में जाते हैं, अलग विषय। मुकेश कापड़ीवास भाई, दल बदल या नेताओं का आना वो अलग बात है, लेकिन आप लोग डरा कर लोगों को लेके आते हैं। देखिए वरुण जी, डराकर अगर लोगों को लेके आने की बात है, ये तो पार्टी आरोप लगाती ही है, क्योंकि जब इनके पास कहने को कुछ नहीं है। अभी मैं सुरेश जी को सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं वैसे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री क्यों बदला। शायद कांग्रेस पार्टी इस नेतृत्व परिवर्तन में विश्वास ही नहीं रखती है। इनको पता ही नहीं है कि जब युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाता है तो नेतृत्व परिवर्तन इतने स्मूथ तरीके से, जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है, वो इतने आसानी से किस तरीके से हो सकता है। अभी तो तीनों पार्टी अचंभे में है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नए मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा दिया। ये इनके लिए सपने जैसा है। कांग्रेस पार्टी भाई विरोध करेंगे कैसे? क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र बचा नहीं है। लोकतंत्र होगा विरोध जहां होता है, जहां लोकतंत्र होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा। से हमने नेतृत्व परिवर्तन किया, कांग्रेस पार्टी अपने 10 सालों में संगठन तक नहीं बना पाई। आप देखिए कितनी ज्यादा दिक्कत इनको कि संगठन नहीं बना पाए और चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाद में फिर ये ईवीएम का रोना रोते हैं। मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं, जब रिजल्ट आएगी आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ये ईवीएम का रोना रोएगी, क्योंकि ये मेहनत करते हैं नहीं, संगठन इनका है नहीं। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, भाई आप लोगों की राजनीति तो शुरू ही कांग्रेस को गाली देकर के हुई थी, आज आप उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए। अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की थी दिल्ली में कि शीला दीक्षित को मैं जेल डालूंगा, और घोषणा इतनी बड़ी बड़ी कि कांग्रेस के हम विरोध की राजनीति करेंगे। आज आपने उनसे गठबंधन करके कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए ना, जो आपके मैनिफेस्टो में था। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आपने दिया क्या? आप पूर्ण राज्य का दर्जा देखिए, आपने एंटी करप्शन ब्यूरो उनसे छीन ली, फिर आम आदमी पार्टी में आए और छोड़ के चले गए। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तब तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे हम? क्या करेगी पार्टी? पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है जो गठबंधन हमने किया है, इंडिया अलायंस। सबसे आपने दिल्ली सरकार के पास कुछ छोड़ा ही नहीं है। एक चपरासी तक का ट्रांसफर तो कर नहीं सकते मुख्यमंत्री, हर चीज में ऐसी रोड़ा अटकाते हैं। आप केंद्र सरकार दिल्ली को चलाना चाहती है, तो आप कहते हैं कि ये शीला दीक्षित जी की फाइल थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आए। आप एंटी करप्शन ब्यूरो दे दीजिए ना दिल्ली को, सरकार को वापस, मुख्यमंत्री जी को वापस। तो देखिए, मेरी बात सुनिए, चलिए आप बोल लीजिए। नहीं, मैं तो आप ही रुक जाइए विनय, आप अपनी अपनी बारी में जी मुकेश कंप्लीट करिए। जी देखिए, मैं ये कहा कि आम आदमी पार्टी जिसका जन्म कांग्रेस के विरोध से हुआ, आज उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन किया, वो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन आपने अभी कहा कि एक व्यक्ति टीएमसी जाते हैं, टीएमसी से आम आदमी पार्टी में आते हैं, बीजेपी में जाते हैं, ऐसे दल बदलू नेता चलते रहते हैं। तो भाई जब आपके पास अशोक तंवर जी के बारे में आप बात कर रहे थे, जब आपकी पार्टी में थे तो आपने क्यों उनको पूरे हरियाणा घुमाया? आपकी पार्टी में थे तब तक तो अशोक तंवर अच्छे थे,
आज अशोक तंवर बुरे हो गए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ये नेताओं को उचित सम्मान तक नहीं देते। इस कारण से आप देख रहे होंगे कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, मैं नेता की बात नहीं, कार्यकर्ता भी हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि अभी मैं कह रहा हूं आप मेहनत कीजिए, आप लोगों ने गठबंधन किया, बहुत अच्छा किया है, और जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे 10 की 10 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ओंकार सिंह जी, मुझे एक बात बताएं कि भाई ये जो अभी स्थिति है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल इंतजार कर रही कुछ और लोग आ जाएं, उसके बाद वो सीटों का ऐलान करेगी। वरुण जी, अभी समय पड़ा है, सीटों पर मंथन हो रहा है, बहुत अच्छे कैंडिडेट आएंगे, आप भी देखना। अभय सिंह चौटाला जी के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। जिस पार्टी का वरिष्ठ नेता इतनी हिम्मत रखता हो कि वो खुद आगे चुनाव में लड़के अपने कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ा रहा है, उस पार्टी का आगे चुनाव में जीतना तय है। मैं नहीं कहता 10 की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन वरुण जी मैं आपको बता रहा हूँ 4 सीटें हम जीतेंगे। मैं बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं, 10 की 10 जीतेंगे, और बाद में पता लगेगा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और एक चीज बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा, मोदी की गारंटी, मैं जरूर पूछना चाहूंगा, मोदी की गारंटी के बारे में बात भी करना चाहूंगा। 2014 के चुनाव हुए जुमलों के ऊपर, 2 करोड़ रोजगार के ऊपर, कालाधन लाने के ऊपर, नदियों को जोड़ने की योजना के ऊपर, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, पता नहीं कितने हजारों इन्होंने वायदे किए। 2019 के चुनाव में मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार, और 2024 में अब गारंटी। अरे भाई किस चीज की गारंटी, ये तो बता दो। आपने बजट में 4 मुख्य वर्ग बनाए, गरीब, महिला, किसान और युवा। सबसे पहले मैं गरीब की बात करता हूँ। मोदी जी कहते हैं 82.5 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। वरुण जी, 5 किलो अनाज से क्या उनकी गरीबी दूर हो जाएगी? क्या 5 किलो अनाज जिंदगी भर देते रहेंगे उनको? अरे भाई उनको रोजगार दीजिए, उनको काम धंधा दीजिए। आप रोजगार नहीं दे सकते, उनको थोड़ा रोजगार दीजिए, बैंकों से सस्ता लोन दीजिए। दूसरी बात करता हूँ मैं इस बात की, आज युवा बेरोजगारी के चरम पर है, युवा बेरोजगारी के करके नशे की चपेट में जा रहा है। किस चीज की गारंटी दे रहे हो? अरे भाई गारंटी दो रोजगार की। तीसरे नंबर पर किसान, अरे शर्म आनी चाहिए, किसान क्या मांग रहा है? एमएसपी की गारंटी। और मोदी क्या दे रहा है? किस चीज की गारंटी दे रहा है? 5 किलो अनाज की गारंटी। क्या दे देंगे 5 किलो में कुछ? इसके अलावा आज महिला सुरक्षित नहीं है। इनसे ये पूछिए, क्या गारंटी रोजगार की दोगे? क्या गारंटी काला धन वापस लाने की दोगे? क्या गारंटी दोगे? ठीक है ओंकार जी रुकिए, अब ओंकार जी रुकिए, ओंकार जी अब रुक जाइए प्लीज। क्या गारंटी दोगे आप? कुछ गारंटी नहीं दोगे। ठीक है, रुक जाइए। सुरेश अरोड़ा साहब, क्योंकि ये जो एक इतिहास है जिस पे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे वो धर्मवीर हो, चाहे वो रमेश कौशिक हो, ये बहुत लंबी सूची है। इस पर विराम लग गया है, आप ये मानते हैं? अब इस तरह की स्थिति नहीं है इसमें वरुण जी, विराम ही नहीं लग गया, बल्कि ये रिटर्न होनी शुरू हो गई है सूची। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र माननीय सांसद बीजेपी थे, जो विजेंद्र सिंह जी इस साल से हमारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, ज्वाइनिंग कर चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मौसम की जानकारी क्या है। ये बीजेपी के साथ ही कह रहे थे कि कांग्रेस से कार्यकर्ता शामिल हो गए। एक नेता का नाम बता दो, एक कांग्रेस कार्यकर्ता का बता दो। आपके जो सांसद तक जा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर तक चले गए और कह रहे कांग्रेस में किसी दूसरी पार्टी में थोड़ी चले गए मुख्यमंत्री, किसी पार्टी में थोड़ी चले गए वो नहीं। वो कमाल कर रहे हैं आप, 9.5 साल तक। अरे भाई वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे मुख्यमंत्री चले गए, किस पार्टी में चले गए? नहीं वरुण जी, दल बदल थोड़ी कर लिया उन्होंने। नहीं, दल बदल से भी बुरी स्थिति हो गई है कि 9.5 साल जिस व्यक्ति से प्रदेश की जनता 9.5 साल में किए गए कार्यों के बताने के लिए नजरें बनाई बैठी थी कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और बताएंगे कि 9.5 साल में उन्होंने करनाल में क्या किया, पूरे हरियाणा में क्या किया, तो वो एकदम बदल दिए। और कभी सोचा भी नहीं खट्टर साहब ने कैसे बदले नहीं। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचते आ जाना और कुर्सियां खाली थी। नरेंद्र मोदी जी ने 1 सेकंड में भाग लिया कि ये मेरा पुराना साथी मनोहर खट्टर मेरा दोस्त ही नहीं है, ये जन विरोधी कार्य करने भी मेरे से भी आगे है। जब मोदी जी ने उसी तरह फैसला ले लिया कि इसको जाते ही हटाओ। नरेंद्र मोदी जी ने एकदम देख लिया उसे
और जाते ही छुट्टी कर दी। तारीख नहीं पहले भाई वो बीजेपी ने पहली बार नहीं किया ना, वो तो गुजरात में भी कर चुकी है, बीजेपी तो करती रहती है ना ये। वरुण जी नरेंद्र मोदी जब तारीफ करते हैं किसी चीज की कि सेवाएं सुरक्षित है, इसका मतलब चाइना अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर चुका है। चलिए जो लोग कहते हैं कि थाली बचाओ ले जाओ, मुकेश कापड़ीवास कोरोना की दवाई में भाई अब रिटर्न शुरू हो गया, अब नेता वापस कांग्रेस में लौट रहे हैं। मुकेश कापड़ीवास देखिए, मैंने अभी कहा कि सबसे ज्यादा चिंता जो है वो ये है कि हमने मुख्यमंत्री का हमारा बदलाव कैसे हो गया। और जो चिंता इसलिए नहीं है मुख्यमंत्री बदला, चिंता इसलिए कि इतनी आसानी से मुख्यमंत्री को बदल दिया और उन्होंने अपने हाथ से स्वयं एक नए मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाया। ये कांग्रेस के लिए ये आश्चर्य जरूर है, क्योंकि इनकी पार्टी में हमने देखा है कि किस तरीके से राजस्थान में सोनिया गांधी, राहुल गांधी तय कर चुके थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अशोक गहलोत बसों में बैठा करके विधायकों को होटल में ले गए और मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तो इनके लिए ये अचंभित करने वाली बात जरूर है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है कि भाई आज हमारे एक मुख्यमंत्री ने अपने युवा मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाने का काम किया है। दूसरी बात, अभी कह रहे थे ओंकार सिंह जी, इनेलो के प्रवक्ता, कह रहे थे कि जॉब क्रिएशन के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली थी, उस समय 100 के आसपास देश में स्टार्टअप चलते थे। मैं डेटा पे बोल रहा हूं, आपको डेटा भेज दूं अगर आपको चाहिए होगा तो। 100 के आसपास स्टार्टअप देश में थे। नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जो बढ़ावा दिया, जो लोन फैसिलिटीज दी, आज 1 लाख के आसपास देश में स्टार्टअप हैं, जिसमें 111 स्टार्टअप ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बन गए हैं। जो यूनिकॉर्न बन गया, यूनिकॉर्न मतलब जो लगभग 8-8.5 हजार करोड़ की वैल्यूएशन एक जब उसकी होती है स्टार्टअप की, तो उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। आप बताइए, जो कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाए, क्या उसमें देश का युवा काम नहीं कर रहा होगा? क्या उससे अनेकों लोग लगे नहीं होंगे? जो मारुति कंपनी कभी कांग्रेस राज में पलायन करने पर मजबूर हो गई थी गुजरात, आज हमने मारुति कंपनी को मनोहर लाल जी के नेतृत्व में खरखोदा में सबसे बड़ा प्लांट अगर अपनी कंपनी का लगा रही है तो खरखोदा में लगा रही है। 10,000 युवा सीधे सीधे और जो कंपनियां आसपास लगेगी उससे कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा? टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ेगा? हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, हमने ईमानदारी से सरकारी नौकरियां दी है। जब इस प्रकार की सब साफ राजनीति हो रही है, वोट नहीं देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया होगा तो जनता वोट नहीं देगी। जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि क्षेत्र की जनता, इलाके की जनता, देश में कितने आपकी बातों से पेट नहीं भरता, अगर आंकड़ों से पेट भरता तो रोटी ना खाते, देखिएगा रोटी मांगता है और रोटी रोजगार से पैदा होती है। आपने बताइए रोजगार कितना दिया? 9.5 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? कितने उद्योग लगाए? ये बताइए जनता। 1,25,000 सरकारी नौकरियां दी बिना पर्ची और बिना खर्चे के। देश को कर लिया कितना? 1,25,000 सरकारी नौकरियां बिना पर्ची और बिना खर्चे के दी। गरीब किसान मजदूर का बच्चा लगा है, क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए रुकिए, विनय यादव के पास जाना है। रुक जाइए रुकिए, विनय की बारी है, विनय की बारी है, रुक जाइए। कर्जा किस चीज का, क्या किया इस कर्जा लेके? ठीक है, विनय की बारी है। विनय देखिए, अभी जैसे आपकी पार्टी में जो चेहरे गए छोड़कर, अभी आपको तलाश है एक ऐसे स्थापित चेहरे की हरियाणा में, या फिर आपको लग रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन है आम आदमी पार्टी की वो बेहतर है हरियाणा में? देखिए बिल्कुल बेहतर है। और हमारे पास आप देखिए, हम नई पार्टी है, 12 साल हमारी पार्टी को हुए हैं। क्या आपको लगता है हमारे पास कभी भी कोई ऐसा बहुत बड़ा चेहरा था? क्या गुजरात में हमारे पास कोई बहुत बड़ा चेहरा था? आम आदमी पार्टी, आम आदमी ही जीत रहा है। पंजाब में आप देखिए, एक मोबाइल रिपेयर करने वाला जो है वो एक सिटिंग मुख्यमंत्री को हरा देता है। तो हमें कुछ ऐसे चेहरों की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो राजनीति है वो मुद्दों की राजनीति करती है। तो हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हम किसी चेहरे को ढूंढ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो आज विकास का चेहरा बन चुके हैं, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा चेहरा है हमारे पास। और अभी मैं इसके अलावा कुछ जो सवाल जो मेरे वक्ता साथियों ने उठाए, उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन कर लिया। अरे भाई, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह की आपने धांधलीबाजी की, चोरी की वोटों की, इस तरह के काम आप लोकतंत्र को खत्म करने के लिए करेंगे तो लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए हमें गठबंधन करना पड़ा। पार्टी बड़ी नहीं है, देश बड़ा है, तो हमें करना पड़ा। आप कह रहे हैं कि भाई इतनी आसानी से बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश भाई बोल रहे थे कि इतनी आसानी से मुख्यमंत्री बदल दिया। इसलिए जब आपकी पार्टी में लोकतंत्र ही नहीं है, शतरंज के मोहरों की तरह उठाकर इस तरह रख दिया जाता है, तो विरोध कहां से होगा? जहां लोकतंत्र होता है वहां विरोध होता है, वहां विरोध की आवाजें बाहर आती हैं। आज आपकी पार्टी
सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं तो वहां लोकतंत्र ही नहीं है। और जब आपने इतने विकास कार्य किए और आप कहते हो कि ये काम पे वोट मिले, तो आप कहवा दीजिए प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले दिल्ली के चुनाव में कहा था कि अगर मैंने काम किया है, मेरी सरकार ने काम किया है तो वोट देना वरना मत देना। आपके मुख्यमंत्री में दम है तो वो बोल दे कि भाई काम किया है तो वोट देना वरना मत देना। फिर आप राम मंदिर के नाम पे वोट मत मांगना, जैसे पुलवामा के वोट पे नाम पे आपने वोट मांगा था, तो राम मंदिर के नाम पे वोट मत मांगना। फिर आप विकास और काम के नाम पे वोट मांगना। और आपने अगर इतना ही काम किया था तो आपको खट्टर साहब को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि खट्टर साहब तो कठपुतली थे, सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हरियाणा के इतिहास में माने गए, तो उनको बदलने में आपको कितना कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए थी। जब काम किया भी था तो आपने क्यों बदला? ठीक है, सुरेश रोड, इसलिए बदला कि आप ओबीसी कार्ड छीन रहे थे, तो फिर आपने विकास कार्ड किया, आप ओबीसी कार्ड छीन रहे हो, नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बना करके। तो आप बता दीजिए चुनाव लड़ कहाँ रहे हैं? 2014 का एकमात्र चुनाव था आपने विकास के नाम पे लड़ा, सिंगापुर की चुनाव लड़ा, उसके बाद आपने के नाम पे नहीं लड़ा। आपने कहा और पाकिस्तान तो बदलाव आना जा सकता है। आप खुद खट्टर जी के क्षेत्र को बना रहे हो, इसका मतलब आप हरियाणा की जनता को गुमराह करने के लिए चुनावी षड्यंत्र रच रहे हो। और एक बात इन्होंने राजस्थान की कही थी कि राजस्थान में यह दिक्कत आई, मैं साथी को बताना चाहता हूँ, राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी मर्जी से बना दिया था। जब वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने हाथ दिखाई तो 24 घंटे के अंदर इन्होंने जो 56 इंच की बात करते हैं अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ गया था। और क्या बात करते हैं, एक राहुल गांधी है जो हिंदुस्तान की सड़कों को पैदल नाप रहे हैं, और एक आप हैं जो सैनिकों को पुलवामा की तरह से जानकारी देने नहीं गए। तो आप नरेंद्र मोदी का गुणगान करके जनता को गुमराह करना बंद करें, यह आपकी फेलियर है। हरियाणा का यह राजनीतिक बदलाव यह साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरे का जनता की नजरों में खत्म हो चुका है। चलिए, इस बात की दुआई देने वाले लोग कि नरेंद्र मोदी के चेहरे से चुनाव कर रहे हैं हिंदुस्तान में। मुकेश, एक क्विक रिएक्शन दीजिए, फिर मुझे समापन करना है। उनके चेहरे को मुख्यमंत्री को बोलिए मुकेश। साबित करने जा रहे हैं कि हमने बदलाव किया है, युवा चेहरे को लेके आए। युवा चेहरे को खट्टर साहब कौन से हैं? आप किसी को बताओ, मेरी दूसरी बात मैं विनय जी को कहना चाहता हूँ, विनय जी ने कहा कि हमने लोकतंत्र बचाने के लिए किया। अरे लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, आप लोगों ने अपनी पार्टियां बचाने के लिए किया है। देश की जनता जान चुकी है, आज मैं कह रहा हूँ अगर हमने काम किया है तो देश की जनता देख रही है। आप मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, दिल्ली एमसीडी में मेयर नहीं बनने दिया आम आदमी पार्टी का, और जब आपने चंडीगढ़ में तो आप देखेंगे एनडीए 405 जनता को दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, देखिए समय नहीं है, लेकिन चर्चा आगे करते रहेंगे। देखते हैं क्या कुछ और बदलाव और क्या कुछ और उठापटक हरियाणा की राजनीति में और देश की राजनीति में होना बाकी है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।